तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया है, कंपनी अकाउंट का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था वो हम लोगों ने कवर कर दिया था। उसके अंदर पढ़ा कि सर शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, इशू करना है अपने को, इशू करने में क्या क्या एंट्री पास होगा, फिर उसका डिस्काउंट, प्रीमियम, ओवर अलॉटमेंट, अंडर अलॉटमेंट, फोरफीटेड, री इशू, डिबेंचर कितने होते हैं, डिबेंचर सर कौन कौन, डिबेंचर का थ्योरी भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, वो भी आपका पार्ट मैंने प्रोवाइड कर लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर डिबेंचर के लिए कौन कौन सी एंट्रीज होती है। तो नॉर्मल जो आप शेयर्स की एंट्री वही आपको पास करना है, बट सर क्या कुछ और स्पेशल एंट्रीज है? यस, आपने मैंने 506 एंट्री हम लोगों ने वो स्पेशल एंट्रीज की थी, जहाँ पे अपन ने दो अप्रोच भी पढ़ा था, कंजर्वेटिज्म अप्रोच और आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, बराबर ना। दो हम लोगों ने वहाँ पे अप्रोच पढ़ा था और वो वहाँ पे बहुत काम आया था। उसके बेस पे अपने को एक भी एंट्री रट्टा मारने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था डिबेंचर और शेयर्स इश्यूड कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो वो हम लोग क्या करते हैं, यस, तो वो सब हम लोगों ने क्या किया था वहां पे पढ़ लिया था, ठीक है। अभी जो हम पढ़ने वाले आज कंपनी अकाउंट का थियरी पार्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है अपने को? कंपनी अकाउंट का थियरी पार्ट पढ़ना है। तो उसके अंदर सर ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ कि कंपनी क्या होता है। कंपनी मींस एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अर्लियर एक्ट, यानी या तो 2013 में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टाटा लिमिटेड हो गया या फिर रिलायंस लिमिटेड बोल दो, तो सर ये ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत सालों से इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो गई है और बहुत सालों से इंडिया में चल रही है। तो इन दैट केस क्या होगा सर, क्या वो 2013 में रजिस्टर्ड है? एन आंसर इज नो। वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? अपना कंपनीज एक्ट 1956। तो जो कंपनीज एक्ट 1956 में भी रजिस्टर्ड है वो भी क्या माने थे? कंपनी ही मानी जाती है। यस यस, यानी उनको अलग से 2013 में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। अभी सुनना है यहाँ पे, सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कंपनियां एग्जिस्टेंस में आई, क्यों कंपनी का कॉन्सेप्ट आया? तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, बट वापस मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी पार्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको कंपनी की एग्जिस्टेंस, कंपनी की नीड क्यों थी इंडिया में और क्यों वर्ल्ड वाइड कंपनी की नीड थी, वो हम लोग आज समझते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा है, मिस्टर रामलाल, ठीक है। अभी वो बंदा 12th तक पढ़ा हुआ है, उसको आगे क्या करना क्या नहीं करना मालूम नहीं, तो बोला कि मेरे को पढ़ना नहीं है, पढ़ना बहुत टफ काम होता है, तो मैं ऐसा करता कोई ना कोई काम कर लेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, घर पे गया और घर पे बोला कि मम्मी मेरे को ऐसा करो, आप 2,000 रुपया दे दो। कितना दे दो? 2,000 रुपया आप मेरे को दे दो, मेरे को एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है। यस, आपने बहुत सारे देखे रहेंगे शुगर कैन जूस वाले, बराबर ना। तो ये सेम लाइक एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस स्टार्ट करना है। मम्मी भी बोली कि चलो बेटा 12th है, 2,000 ही मांग रहा है, दे देते। 2,000 में किसी को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई इफ समबडी स्टार्ट बिजनेस विद 2,000 रुपीज, तो कोई भी दे देगा, घर में कोई भी दे देगा, भले भरोसा नहीं है वो बंदे पे, तो भी उसको 2,000 दे दिया जाएगा। ये ले 2,000 रुपया, जो तेरो करना कर ले, बराबर ना। यस, अभी वो 2,000 लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो सर इसमें उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला बंदा बिजनेस रन कर सकता है। मे भी आपने देखा रहेगा आसपास अराउंड की वड़ा पाव का जो लारी होता है, वड़ा पाव का जो, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहाँ पे एक ही बंदा बैठ के वहां से बिजनेस रन करता है। वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो पाव अलग से वो देगा, चटनी वो लगाएगा, यानी चार काम के लिए चार बंदे रखे, नहीं। वहां पे सब स्टार्टिंग से लेके, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने से लेके लास्ट तक जो भी प्रोसेस है एक ही बंदा हैंडल करता है। यस, तो वहां पे क्या था कि सर कम अमाउंट है, तो कोई भी बंदा वहां पे जाएगा, कम अमाउंट से इन्वेस्ट कर लेगा और स्टार्ट कर लेगा। तो उसको हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? सोल प्रोप्राइटरशिप, बराबर ना। यस, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। अभी धीरे धीरे क्या होता है कि सर इंसान की डिमांड बढ़ती जाती है। यस, डिमांड बोल दो आप, ग्रीड बोल दो, वो बढ़ती जाती है। अभी उसको जैसे ही उसने, रामलाल ने वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट किया, उसको पूरे साल में 5 से 6 हजार रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 5 से 6 हजार, और प्रॉफिट मंथ बाय मंथ वो इंक्रीज हो रहा था। अभी उसको लग रहा है कि यार ये 2,000 के बिजनेस से हो रहा है कि मतलब मैं कमा रहा हूं, बट उतना नहीं कमा रहा हूं जितना मैं चाहता हूं। तो उसने क्या सोचा कि बिजनेस को एक्सपांड करना सोचा। क्या सोचा? बिजनेस को एक्सपांड करना सोचा। तो उसने क्या किया कि चलो यार हम लोग ऐसे लोग ढूंढते हैं जो ये बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ये बिजनेस में क्या रखते हैं? इंटरेस्ट रखते हैं, कि चलो भाई मैं उसको ये बताऊंगा तो वो भी बंदा इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा करके उसने एक बंदे को ढूंढा और उसका नाम था मिस्टर राजू। क्या नाम था? मिस्टर राजू। राजू को बोला कि भाई
मैंने है ना एक वड़ा पाव का बिजनेस 2000 से स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली सुना, जब वो बातें करेगा तो ऑब्वियसली बातें बहुत बड़ी-बड़ी करेगा, बिकॉज़ जिसको वो ढूँढ रहा है उसको वो बकरा ही दिखता है, बराबर ना? कि भाई अगर ये बंदा आता है तो मेरा मनी का जो रिस्क है वो डाइवर्सिफ़ाई हो जाएगा, यानी मेरे को अकेले को बड़ा अमाउंट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। वो राजू को समझा रहा है कि यार मैंने 2000 में बिज़नेस स्टार्ट किया था और मैं बहुत कमाया, बराबर ना? बस मैं तो सोचा था कि भाई महीने का ₹1000 कमाएँगे। बट मैंने तो महीने का 5 से 6 7,000 रुपए 8-9 ऐसे कमा रहा हूँ, तो मैं तो सैटिस्फाइड हूँ। बट तू इधर-उधर घूमता रहता है, बराबर ना? यस, तेरे पास पैसा होने के बावजूद भी तू इधर घूम रहा है, बिज़नेस नहीं कर रहा है, तो ऐसा कर ना, मैं तेरे को एक अपॉर्च्युनिटी देता हूँ कि हम दोनों मिलके क्या करते हैं, एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और यही वड़ा पाव का बिज़नेस हम बड़े लेवल पे स्टार्ट करते हैं। यस, यानी प्रॉपर एक शॉप हम लोग लेंगे, उसके अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, हम लोग स्टार्ट करेंगे। बोला ठीक है, चलेगा। तो वो बोला कि क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ नहीं करना है, तेरे को खाली घर जाना है, घर जाके 2 लाख रुपया लेके आना है, वो मेरे को देना है, बराबर ना? यस, हम लोग दोनों मिलके बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भले ही आप इसको कहाँ पे भी, इवन मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहाँ पे भी पढ़ लो, वहाँ पे जब भी मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज़ मीन बाय द पार्टनरशिप, व्हाट इज़ मीन बाय द पार्टनरशिप, एक ही आवाज़ में सब बच्चे साथ में बोलते हैं कि व्हेन 2 और मोर पर्सन कम्स टुगेदर टू स्टार्ट अ न्यू बिज़नेस एंड द मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। तो हम मैं भी अगर आपको अभी पूछ लेता हूँ कि भाई व्हाट इज मीन बाय द पार्टनरशिप, तो आप भी ऑटोमेटिकली वो चीज गाना स्टार्ट कर दोगे, वो गाना आप स्टार्ट कर दोगे व्हेन टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। यस, वो हो गया। बट मालूम है, मैंने पहले बोला कि इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, बराबर ना? अगर आज मैं भी हूं तो मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, आप हो तो आप भी कुछ न कुछ सोचोगे कि और अच्छा होना चाहिए। अंबानी है तो वो भी कुछ न कुछ सोचेगा। यस, और आपको मालूम ही रहेगा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन अंबानी ने बहुत सारा पैसा रेज भी किया थ्रू फेसबुक और बहुत सारी चीजों से उन्होंने रेज भी किया, तो वो भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है। अभी वो रामलाल और राजू को क्या लगा कि यार ये तो हम लोग पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर टाउन में बिजनेस कर रहे हैं, हमको ये बिजनेस एक्सपांड करना है इन अ स्टेट, इन अ कंट्री और इन अ वर्ल्ड, बराबर? तो हम लोगों को तो पैसा बहुत चाहिए रहेगा, तो हम लोग इतने बकरे तो ढूंढ नहीं पाएंगे, यानी एक एक को पकड़ो। अगर मेरे को 100 करोड़ रुपया चाहिए, कितना चाहिए? 100 करोड़। तो 100 करोड़ के लिए मैं पार्टनर ढूंढूंगा, बहुत 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 मेहनत है और ये मेरे हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला काम हो जाता है, ठीक है? तो वो क्या दिमाग लगाते हैं कि देख यार, हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे पब्लिक अपने आप इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दे। यस, यानी पब्लिक ऑटोमेटिकली बोले कि सर बस आप खाली आगे बढ़ो, हम पैसा लगा रहे हैं, बराबर ना? यस, ऐसा स्टार्ट कर दे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग ऐसा काम स्टार्ट कर देते हैं। अपने को रिक्वायरमेंट है 100 करोड़। कितने का रिक्वायरमेंट है? 100 करोड़, क्योंकि स्मॉल अमाउंट नहीं है। बट मैं आपको बोल दूं कि अगर मैं कहाँ पे भी, अगर सपोज मैं पढ़ा लिखा नहीं होता और कुछ भी नहीं है, रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज नहीं है, अगर मैं भीख मांग रहा हूँ और मेरे को पूरे इंडिया में हर एक बंदा एक एक रुपए, मैं पूरे इंडिया की बात छोड़ दो, अगर मेरे को मुंबई में हर एक बंदा एक एक करोड़ रुपया दे दे, तो जब सब लोग पैसा दे देंगे उसके बाद में मेरा स्टेटस अलग ही होगा, ये आपको मालूम है। और ये सेम मोटिव से कंपनियां स्टार्ट हुई है। कंपनियां क्या बोलते हैं कि यार अल्टीमेट पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को उसके पैसे के इन्वेस्टमेंट, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया उसका उसको कुछ ना कुछ इन रिटर्न चाहिए, बराबर ना? यस, तो हम लोग ऐसा करते हैं, उनके पास से पैसा लेंगे, फिर हम लोग अपने बिजनेस में स्टार्ट करेंगे। उनको क्या बोलेंगे मालूम है? ये बिजनेस तुम्हारा ही है, बराबर ना? ये बिजनेस तुम्हारा ही है, तो आप आओ बिजनेस स्टार्ट करो, जो भी प्रॉफिट होगा हम मिल बांट के खाएंगे, मिल बांट के खाएंगे। तो ये बहुत बड़े अमाउंट को कहाँ से कलेक्ट करना, उनके लिए कंपनी इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हुआ। और अपने को मालूम है कंपनी कितने टाइप की होती है, लेकिन अपन ने मोस्ट प्रोबेबली दो टाइप की सुनी है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। आगे बहुत सारी कंपनी है जो हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपने मोस्ट ऑफ दो सुना रहेगा, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है? आगे होता क्या वो आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे ये सब कंपनी का बोलते हैं एक ओरिजिन स्टार्ट हुआ, यानी इन शॉर्ट कंपनी क्यों बनाया गया? अगर किसी को बड़े लेवल पे रिक्वायरमेंट है पैसे का, बड़े लेवल पे काम करना है, तो वो कंपनी के थ्रू बाहर इन्वेस्टर से पैसा लेके और बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। यस, और आपने किधर भी सुना रहेगा कि रियल बिजनेसमैन वही होता है जो लोगों से पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है? यस, तो कंपनी को सर अभी सेकेंड क्वेश्चन, कंपनी पैसा कहाँ कहाँ से रेज कर सकती है? जैसे हम लोगों ने क्या बोला था कि कंपनी को रिक्वायरमेंट कितना था? 100 करोड़। कितने का था? 100 करोड़ का। तो कंपनी ये अमाउंट कहाँ कहाँ से मंगा सकती है? ठीक है, अभी सुनना। सपोज यहाँ पे दो लोग थे,
एक तो था मिस्टर रामलाल, कौन था? मिस्टर रामलाल, और एक था मिस्टर राजू। यस। अभी ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, इनको कुछ 100 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, और वो एक बड़े लेवल पे क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। एक बड़े लेवल पे वो बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अभी सुनना, अगर वो बड़े लेवल पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इनको 100 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, तो ये सबसे पहले किसके पास गए? अपने अपने रिलेटिव के पास गए। सपोज कंपनी कौन सा आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि फाइनेंस कहाँ से कलेक्ट हो सकता है। रिलेटिव, उन्होंने सीधा बोल दिया कि हमारे पास पैसा होगा या नहीं होगा, हम आपको पैसा नहीं देंगे, बराबर ना, उन्होंने मना बोल दिया। अभी वो लोग किसके पास गए? बैंक के पास। किसके पास गए? बैंक के पास गए लोन लेने के लिए। बैंक ने लोन दिया 20 करोड़। यस, बैंक ने लोन दे दिया कितना? 20। अभी भी 80 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। कितने का? 80 करोड़ का। यस, 80 करोड़ के लिए बैंक बोल दो, आप पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो लोन देते हैं वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ बैंक के अंदर ही। फिर वो जाएंगे आउटसाइड, बराबर ना। यस, आउटसाइड पब्लिक के पास पैसा मांगेंगे, बराबर। मैं एक बंदे के पास गया, सपोज मैं ही रामलाल हूं, मैं एक बंदे के पास गया, बोला कि देख भाई, अगर तू आता है ना बिजनेस में, तो इतना गारंटी देता हूँ कि तेरा 26 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, बराबर ना। ऐसा मैंने उसको बोल दिया, ठीक है। यस, तो जैसे ही ऐसा बोला, उसको मालूम पड़ा गोलमाल है। 26, बराबर ना, हेरा फेरी वाला डायलॉग अपने को याद आ जाता है, ठीक है। 26 दिन में, जो भी 21 दिन, 26 दिन में पैसा अपना क्या होता है? डबल। मैंने उसको बोला, तो वो बोलता है कि देख, मेरे को ओनर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कोई भी किसी का मालिक नहीं बनना है, बस मेरे पास पैसा है और मेरे को फिक्स अमाउंट आना चाहिए, क्योंकि ओनर्स लोग तो मे बी लॉस बेयर कर सकते हैं। मैं बोला ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तू क्या कर, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर। कहाँ पे कर? डिबेंचर बोल दो, बॉन्ड बोल दो, लोन बोल दो, तू ऐसा कर लेना। क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे को क्या दे देगा? एक फिक्स इंटरेस्ट दे देगा। क्या देगा? मैं तेरे को फिक्स इंटरेस्ट देगा, तेरे को कोई भी टेंशन नहीं है। अगर कंपनी लॉस में भी आई तो तेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सेकेंड बोलता है कि यार, मेरे को है ना, मेरे को फिक्स नहीं चाहिए, मेरे को तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। यानी अगर कंपनी ज्यादा कमा रही है तो मेरे जेब में भी ज्यादा आना चाहिए, और कंपनी कम कमा रही है तो मेरे जेब में भी कम आना चाहिए। कंपनी नहीं कमा रही है तो मेरे जेब में नहीं आएगा तो भी चलेगा, ऐसा किसी ने बोल दिया। तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई तू ऐसा कर ले, इक्विटी शेयर्स क्या परचेज कर ले, इक्विटी शेयर्स हमारे परचेज कर ले। यस। या फिर वो बोलता है कि सर और कोई है तो प्रेफरेंस है, जहां पे आपको फिक्स डिविडेंड मिलता है तो आप वो परचेस कर लो। बट याद रखना, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी। यस और नो, बराबर। तो ये टाइप से एक फाइनेंस हो सकता है। यस, यानी 20 करोड़ इधर से ले लिया, 30 करोड़ उसने डिबेंचर से ले लिया, और बाकी जो बचा 30, 20, 50, 50 में से फिर ये 50 करोड़। यस, तो ये 50 करोड़ उसने यहाँ से ले लिया, तो कंपनी के 100 करोड़ की नीड्स क्या हो गई? पूरी हो, क्या हो गई? पूरी। तो ये कंपनी का क्या है? फाइनेंसिंग सोर्स, बराबर ना। कंपनी कहाँ से फाइनेंस कर सकती है? बैंक से, आउटसाइड पब्लिक से डिबेंचर इशू कर दो, बॉन्ड दे दो, लोन दे दो, या फिर प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर आप दे दो, बराबर ना। तो वो सब आपको फाइनेंस, आज कंपनी में अपने को वही सीखना है। ऑलरेडी अपन ने ये सीख लिया है, चैप्टर प्रैक्टिकल सब कवर कर लिया है, डिबेंचर की थ्योरी भी हम लोगों ने कवर कर ली थी। तो आज हम जो ये वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है कि सर इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, वो आज हम क्या करेंगे, ये वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि इतना बड़ा अमाउंट है, उसके लिए ही अपना ये कंपनी का एक बोलते हैं ना आइडिया माइंड में आता है, और उसके बाद में कंपनियां स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये आप जितने भी कंपनी ले लो, रिलायंस बोल दो, आप जो भी बोल दो, उसके अंदर कितने कितने पब्लिक का अमाउंट इन्वेस्ट है। रिलायंस, टाटा, जो भी पब्लिक कंपनियां है, उसके अंदर पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और उसके रीजन से उनके पास अच्छा खासा अमाउंट आता है, और वो बिजनेस करके उनको कुछ ना कुछ रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यस। तो उसके साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी कंपनी आएगा, व्हाट इज मीन बाय द कंपनी, अपने को सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है। कंपनी मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अर्लियर एक्ट, दैट इज कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। यस। अभी सुनना है यहाँ पे, चलिए। तो अपना अगला टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के क्या क्या फीचर्स है, बराबर। यानी आप कंपनी फीचर्स एग्जैक्ट होता क्या, हम लोग, मैं आपको नॉर्मल में बोल सकता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, बराबर ना। जैसे मैं कोई भी मोबाइल लेने जा रहा हूँ, तो मोबाइल के फीचर्स क्या है? 4 GB रैम, अपन ऐसा बोलते हैं ना कि भाई मोबाइल के फीचर्स क्या है।
तो कंपनी के भी वो ये कि सर क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बराबर ना, यानी कंपनी के ऐसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या फीचर्स है, तो वो हम लोग को पढ़ना है। और बहुत सिंपल से है। फर्स्ट है, ये ऑलरेडी आपने 11-12 के जो ओसी है वहां पे आपने पढ़ा रहेगा, ओसी या एसपी में से, तो वो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो अपने को समझने में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, सुना। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी अपने आप से बॉन्ड नहीं होती है। कंपनी को 2 या 3 लोग मिलके क्या करते हैं, उसको ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू क्या करते हैं, उसको एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहे कि सर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, बराबर ना, यानी ये कंपनी आई है, कंपनी यस अलग से एक है, कंपनी का अलग से एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये कैसे होता है, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, बराबर ना, आपको लॉ के सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, एंड आफ्टर दैट आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो वही लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बराबर ना, थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, देयरफॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट इज मस्ट, बराबर, मैंने पहले ही बोला था कि कंपनी मींस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013 या फिर एनी अर्लियर एक्ट। Without such a registration, no company can come into existence. Being created by law, it is regarded as an artificial legal person. ये बहुत बार अपने डायलॉग मारेगा कि कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। और मे बी जब हम लोग कंपनी पढ़ रहे थे, वो फर्स्ट लेक्चर में अगर मैंने पूछा रहेगा कि व्हाट इज मीन बाय द कंपनी, तो आपके माइंड में भी आया रहेगा कंपनी मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील होती है, बराबर ना, यस, ये कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आते, दैट इज कॉल्ड फीचर्स ऑफ द कंपनी, यस और नो, समझाइए। तो पहला क्या बोला, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। द सेकेंड वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैं आपको एक सेंटेंस बोला, मे बी 11 में पढ़ा रहेगा आपने कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर दी सेपरेट, बोथ आर दी सेपरेट, सुना रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सर ये मैं हूं मिस्टर दर्शन ओझा, बराबर। अभी है कि मैंने सर एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, और अपने को लॉकडाउन के अंदर ये तो अच्छे से याद ही आ रहा होगा, वड़ा पाव बोल देते हैं, बराबर ना, वड़ा पाव का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बड़े लेवल पे स्टार्ट किया, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी सर मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कंट्रीब्यूट किया है 10 लाख रुपीज, कितना कंट्रीब्यूट किया मैंने, 10 लाख रुपीज, यस, और ये मेरा प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है, यस। अभी सुनना यहाँ पे, सर मैं जब मेरे बिजनेस का बैलेंस शीट बनाता हूं तो ये ऑब्वियसली मिस्टर दर्शन कौन है, मिस्टर दर्शन कौन है, ओनर ऑफ द बिजनेस, यस। इन्होंने 10 लाख रुपया क्या किया है, इन्वेस्ट किया। हम लोग ये बोलते हैं भाई मैंने मेरे बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट किया है, और जैसे मैं इन्वेस्ट बोलता हूं तो इन्वेस्ट मतलब क्या होता है मालूम है, कि मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो असेट क्या बन जाता है, मेरे लिए वो असेट, तो ऑब्वियसली मैं असेट में लिखूंगा। बट जब मैं बिजनेस का बैलेंस शीट चेक करता हूँ कि चलो भाई बिजनेस में कैपिटल कहाँ पे लिखा है, तो हम लोग कैपिटल लिखते हैं कहाँ पे, ऑलवेज लाइबिलिटी साइड, कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, लाइबिलिटी साइड में कितना लिख देते हैं, 10 लाख, यस। अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मैंने तो क्या किया था, इन्वेस्ट, जो आना चाहिए था असेट साइड में, बट वो लिखा गया है लाइबिलिटी साइड में, और रीजन क्या है, तो रीजन वही है कि सर बिजनेस क्या बोलता है कि ये बंदा मेरे लिए एज अ लेंडर ही है, बराबर ना, मैं यही समझूंगा कि इसने मेरे को लोन दिया है और मैं इसका लोन वापस रीपे करूंगा। और अपने को मालूम है कि लोन कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी, क्या बन जाता है, लायबिलिटी, यस। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया कि आप कैपिटल बनाओगे, कैपिटल को लायबिलिटी में लिखोगे, वो रीजन क्या था, सेपरेट लीगल एंटिटी, बराबर ना, यही कॉन्सेप्ट था। तो वहां पे भी उन्होंने वही बोला है, कंपनी का फीचर्स भी एक ऐड किया हुआ है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका अलग से एग्जिस्टेंस है, बराबर ना, यानी वो मेंबर अपने ओनर और कंपनी दोनों अलग अलग रहेंगे, बराबर, यस और नो, दोनों अलग अलग रहेंगे, यस, समझ दो। और जैसे ही हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अपने नाम से कोई भी असेट परचेज कर सकती है। मैं आपको नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, प्रोपराइटर वाला बंदा कभी भी बिजनेस के नाम से कोई असेट परचेज नहीं करता है, उसको खुद के नाम से ही असेट परचेज करता है। बट आप अगर देखोगे तो कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, तो ये सब अपने नाम से असेट परचेज कर सकते हैं, यस और नो। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस
इन इट्स मेंबरशिप, बराबर ना। वही बोलता है कि सर मेंबरशिप में कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। यस, being a separate business entity, a company can contract sue and to be sued its incorporated name and capacity। यानी अगर वो सेपरेट है तो कंपनी के किसके ऊपर केस भी कर सकती है, कोई कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस, बराबर ना। यस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस अपने को मालूम है कंपनी के मेंबरशिप से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इन दैट केस क्या होता है कि सर कंपनी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, बराबर ना। यस, भले ही मेंबर आए मेंबर जाए, बराबर ना। मेंबर में कम मेंबर में गो, बराबर ना, बट कंपनी गोज फॉर एवर। ये सुना रहेगा आपने, कंपनी हमेशा रहेगी। एक मैंने जब मैं पढ़ता था तो वो टाइम पे था कि ऐसा बोले जाते थे कंपनी के अंदर आप अगर बॉम्ब भी फोड़ दोगे, बराबर ना, तो भी कंपनी आइज ऑफ लॉ उसके अंदर कंपनी ऑलवेज जिंदा रहेगी। यस, यानी कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा, परपेचुअल सक्सेशन आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस उसका रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं कॉमन सील, बराबर ना। कॉमन सील मतलब क्या होता है, कंपनी सर जब भी अपने भी आप पे कोई भी ट्रांजेक्शन करेगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कोई भी एग्रीमेंट्स करेगी, तो इन दैट केस कंपनी को अपना एक कॉमन सील होता है, वो उसको अफिक्स करना ही पड़ेगा, वो उसको लगाना ही पड़ेगा। और उसके बाद में मेंबर लोग या डायरेक्टर लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर साइन करेंगे। और जैसे साइन किया हम यही समझेंगे कि कंपनी ने साइन किया। यानी कंपनी का क्या होता है अलग से कॉमन सील, क्या होता है अलग से कॉमन सील। लिखना है, आप देखना यहाँ पे, common seal is not a natural person, therefore company is not a natural person, therefore it cannot sign the documents in the manner as a natural person, बराबर ना। yes or no। अभी सपोज मेरे को बोलते भाई साइन कर ले, तो मैंने आके यहाँ पे साइन कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे को हुआ ही नहीं है। बट कंपनी क्या खुद आएगी साइन करने? सिंपल सा मैं आपको बात बोलता, कंपनी के ऊपर कोई भी केस हो गया, कोई भी केस हो गया, इनकम टैक्स का उनको नोटिस आ गया, अभी वो ऑफिसर क्या बोलता है, कंपनी को बुला के लेके आ, बराबर ना। रिलायंस खुद इधर आना चाहिए, क्या रिलायंस खुद इधर आएगा? एनआरसी नहीं आ सकता। तो उन्होंने वो बोला है उनके बिहाफ पे लोग जाते हैं, बराबर ना। यस, बट इसलिए तो बोला यहाँ पे कि सर उनका एक क्या होता है कॉमन सील होता है। यस, तो यहाँ पे क्या बोला, इट कैनॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स इन द मैनर एज नेचुरल पर्सन डू, यानी हम लोग जैसा साइन करते हैं वैसा कंपनी कभी भी साइन नहीं करती। In order to enable the company to sign its documents, it is provided with a legal tool called common seal, बराबर ना। यानी कंपनी का अपने आप का कोई कॉमन सील स्टैंप होगा और कंपनी वो साइन करेगी, जैसे वो स्टैंप अफिक्स करेगी उसके बाद में जैसे डायरेक्टर साइन करेगा तो हम यही समझेंगे कि ये कंपनी का साइन हो गया, यस और नो। उसके बाद में हम लोग आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, यानी सर जो उसके अंदर मेंबर है उसकी क्या होती है लिमिटेड लायबिलिटी। ये कंपनी का सबसे मेन फीचर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि ट्वेल्थ में आपने एक चैप्टर पढ़ा रहेगा, ट्वेल्थ में डिसोल्यूशन करके। यस, मे बी ऑप्शन में छोड़ा नहीं छोड़ा मेरे को नहीं मालूम है, क्योंकि इसके ऑप्शन में क्या आता था, कंपनी आता था, कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन आता था, दोनों सिंपल ही थे। डिसोल्यूशन में जब आपने पढ़ा रहेगा तो वहां पे आपने क्या पढ़ा रहेगा कि सर ए बी और सी तीन पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे? तीन पार्टनर थे। सर तीनों पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। क्या हो गए तीनों पार्टनर? इंसॉल्वेंट। सुना रहेगा ना ऐसा। यस, ए अपने घर से 5,000 रुपया घर बेच के लेके आया, बी ने ज्वेलरी बेच के 6,000 रुपया लेके आया और सी पूरा सब कुछ बेच के 2,000 रुपया लेके आया, बराबर ना। यस और नो। तो पार्टनरशिप में ये सब सुनने को मिलता है कि भाई अगर आपको सामने वाले का लायबिलिटी पे करना है, अगर पार्टनर्स को सामने वाले का लायबिलिटी पे करना है तो उसको घर बेच के, उसको पर्सनल असेट बेच के भी अपने को पैसा लाना पड़ेगा और उनको पे करना पड़ेगा, यस और नो। बट कंपनी के केस में क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है जिसका नाम है, हम लोग नाम ले लेते हैं, सपोज वो अच्छा कंपनी का नाम एकदम थोड़ा सा अलग लगे अपने कंपनी। सपोज मैं नाम लेता हूँ, दूसरे नाम लेते हैं, चलो ठीक है। मोटोरोला ने कंपनी स्टार्ट किया है, मोटो मोटो लिमिटेड। कौन से स्टार्ट किया है? मोटो मोटो लिमिटेड, ठीक है। यस, उन्होंने स्टार्ट किया इंडिया में कि हम इंडिया में कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, बट मोटोरोला के नाम से नहीं कर रहे हैं, मोटो मोटो लिमिटेड के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। यस, अभी सर ये कंपनी इंडिया में आई तो मैंने भी क्या किया, ये कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ये कंपनी में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। मैंने कितने शेयर्स परचेज किए? 1 लाख। और जिनका रेट कितना था? 100 ईच। कितना था? 100 ईच। ध्यान से सुनना, कितना था? 100 ईच। अभी हुआ ये कि सर कंपनी ने अभी तक 1 लाख में से
और 100 में से 70 रुपीज ही मांगे, बराबर ना। कंपनी क्या बोलते हैं कि बेटा तेरे को कितना देना, 100 रुपया, कितना देना है, 100 रुपया। तो ऐसा कर, तू अभी 70 दे, कितना दे दे, 70। तो मैंने कंपनी को कितना पे कर लिया रहेगा सर, 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 70, तो मैंने कंपनी को कितना दे दिया रहेगा सर, 70 लाख रुपीज, बराबर ना, 70 लाख रुपीज दे दिया रहेगा, ठीक है। अभी सर 100 में से मैंने 70 दे दिया, तो कितना नहीं दिया रहेगा, 30, कितना नहीं दिया रहेगा, 30। तो सर 30 कितना, यानी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना आ जाएगा अपने को, 30 लाख, कितना आ गया अपने को, 30 लाख, या सुनो अभी सुनना यहाँ पे, 30 लाख मैंने नहीं दिया है। अभी कंपनी हो गई इंसॉल्वेंट, क्या हो गई कंपनी इंसॉल्वेंट, अपने आप को इंसॉल्वेंट कंपनी ने बता दिया। और कंपनी का आउटसाइड लायबिलिटी था कितना, 75 लाख, यानी कंपनी को 75 लाख रुपीज बार वालों को देना था, ठीक है। वो भाई कंपनी के डायरेक्टर लोग मेरे को कॉल करते कि भाई यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, बराबर, मैंने बोला बराबर, ठीक है, सही है, आई एम अ शेयर होल्डर, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, मैंने कहा ठीक है, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, बराबर। तो अभी कंपनी मुसीबत में है, और कंपनी मुसीबत में है, तो आपको अपने घर से 75 लाख रुपीज लेके आके देना है, बराबर ना। मैं उनको बोलूंगा कि भाई मैं पागल नहीं हूं, बराबर, यस, आप खाली मेरे पास से कितना मांग सकते हो, ओनली 30 लाख, बिकॉज माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ माई शेयर कैपिटल, बराबर ना। जितना मैंने शेयर्स परचेज किया उसका मैं आपको अमाउंट दे दूंगा, उससे ज्यादा अमाउंट मैं कभी भी घर से लेके नहीं आएगा। तो मैं मैक्सिमम अमाउंट कंपनी को कितना दूंगा, ₹30 लाख, कितना दूंगा मैं उनको, ₹30 लाख, यस और नो, याद रहेगा ये। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि सर कंपनी का लायबिलिटी ऑलवेज क्या रहेगा, लिमिटेड, क्या रहेगा उसका, लिमिटेड। फिर लिखा हुआ है डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सर कंपनी के अंदर ओनरशिप और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं समझा देता हूँ, सुनना यहाँ पे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, मैंने अभी रिसेंटली वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट किया, बराबर ना, अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमने वड़ा पाव का एक बिजनेस स्टार्ट किया था। तो सर उसमें ओनर मैं ही था, सब कुछ मैं था, सोल प्रोप्राइटर हम लोग उसको बोलते हैं, मैं ही था वहां पे। तो इन दैट केस क्या होता है कि मेरे को कुछ तकलीफ नहीं है, यस और नो, यानी वहां पे ऐसा नहीं कि भाई मैंने वड़ा बनाने के लिए एक दूसरे बंदे को रखा है, या फिर पाव के अंदर चटनी लगाना है, तीखा चटनी के लिए दूसरा रखा है, मीठी चटनी उसके लिए दूसरा रखा है, और उसके लहसुन की चटनी दूसरा रखा है, बर्तन धोने की दूसरा रखा है, बराबर, पानी भरने का, इतना मेरे पास कामकाज नहीं है। मैं क्या करता है, सुबह जाएगा, शटर मैंने खोल दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, रात को वापस शटर बंद किया, यानी वन मैन आर्मी वहां पे काम हो रहा है, ठीक है, वन मैन आर्मी वहां पे काम हो रहा है। बट क्या रिलायंस लिमिटेड में सुबह अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी जो भी है, क्या वो सुबह आके रिलायंस लिमिटेड ओपन करते हैं, शटर ओपन करते हैं कि चलो आज अपन दुकान का मुहूर्त कर देते हैं, खोल देते हैं, मैं खुद ही खोलेगा, सुबह आके क्या झाड़ू लगाते हैं, क्या ये पॉसिबल है। और मैं वो बात छोड़ो, चलो ठीक है, रिलायंस कंपनी में सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, इतना फिक्स है कि ओनर्स होते हैं वही डिसीजन लेते हैं। रिलायंस लिमिटेड में मेजर पार्ट मुकेश अंबानी का है, मेजर पार्ट, ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% पार्ट उनका है। मेरे पास भी उनकी शेयर्स है, आपके पास भी रहेंगे, तो आप भी वो कंपनी के क्या ओनर हो, क्या कंपनी के ओनर हो, ठीक है। मैं ये एग्जांपल लेता हूं कि सर एमए को छोड़ के, मुकेश अंबानी को छोड़ के, सपोज कितने लोग हैं, 1 करोड़ शेयर होल्डर इंडिया में है, कितने, 1 करोड़ शेयर होल्डर जिन्होंने मुकेश अंबानी की कंपनी में रिलायंस लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, ठीक है। भले ही किसी के पास एक शेयर भी रहेगा तो भी वो ओनर माना जाता है, ऐसा नहीं कि भाई एक शेयर होगा तो ओनर नहीं मानेंगे, हाँ उसका इज्जत नहीं रहेगा, ठीक है। वो जाके बोलेगा ये करना, बोला निकल, बराबर ना, एक शेयर से तेरे पास, ठीक है, ज्यादा किया तो ज्यादा प्राइस में खरीद लूंगा, ठीक है, ये समझाइए। हाँ ज्यादा शेयर है, मुकेश अंबानी का रिस्पेक्ट क्यों है रिलायंस में, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, बराबर ना, ही कैन कंट्रोल रिलायंस लिमिटेड, तो इसके लिए उसका रिस्पेक्ट है। अगर मेरे पास एक शेयर है, अपना कोई इज्जत वहां पे नहीं रहेगा, ठीक है। बट हाँ, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। अभी सुनना यहाँ पे, सर ओनर क्या होते हैं, डिसीजंस लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि सर मैंने क्या किया, मेरी कंपनी में मेरे वड़ा पाव का बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, वड़ा पाव का बिजनेस है, और मेरे को है ना हर टाइम कोई ना कोई चूना लगा के निकल जाता था। किसी ने 8 वड़ा पाव खा लिए तो मैं हिसाब करने में एकदम पागल, ऐसा ऐसा काउंट करता था, ऐसा ऐसा, हाँ चलो ठीक है, होता था 100 रुपया, मैं लेता था 80 रुपीज, सामने वाला भी कभी ईमानदारी बताया नहीं।
तो मैंने क्या सोचा कि यार हम लोग क्या करते हैं, कैल्सी परचेज कर लेते हैं। क्या परचेज करते हैं हम लोग, कैल्सी परचेज कर लेते हैं, ठीक है। वो हुआ बात, चलो ठीक है कैल्सी परचेज कर लेते हैं। उसमें डिसीजन किसने लिया, मैंने लिया, क्योंकि मैं ही ओनर हूँ यार, मैं ही सब कुछ, मैं ही हूँ, वन मैन आर्मी में अपना चला, मेरे को किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि अकेला ओनर बंदा है। मैं बोला ठीक है, कल मैं जाएगा 100 रुपया कैल्सी लेके आ जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से कोई भी मेरे को चूना लगा के नहीं जाएगा, ठीक है। मैं प्रॉपर पैसा हिसाब किताब रखेगा, ये कैल्सी मेरे को बेनिफिट देगा, और अपने सीए की लाइफ में कैल्सी अपने को बहुत बेनिफिट देता है। यस, अग्री करते रहेंगे। यस, अभी सुनना, मैंने कैल्सी ले लिया, रिलायंस लिमिटेड भी तो कंपनी है, और वहां पे मुकेश अंबानी और 1 करोड़ शेयर होल्डर्स, ये भी तो ओनर है। इसका हेड ऑफिस है सपोज अपने मरीन लाइंस, कहाँ पे है, मरीन लाइंस, सपोज बोला है मरीन लाइंस वहां पे है। अभी एक डिसीजन हो रहा था, एक डिसीजन हो रहा था वहां पे, एक बिजनेस के लिए कोई प्रपोजल था कि उसको एक कंपनी को क्या करना है, परचेज, क्या करना है, कंपनी को परचेज। यहाँ पे मैं बोलता हूँ नॉर्मल सा है कि सर कोई भी एक काम हो रहा था जिसको मैं बोल सकता हूँ कोई भी बिजनेस डील, बराबर ना, कोई भी बिजनेस डील हो, छोटी सी डील, बराबर ना। ऑब्वियसली छोटी सी डील, बराबर ना, ये कौन अप्रूव करेंगे, ओनर अप्रूव करते हैं। अभी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी है, बराबर ना। यस, रिलायंस में एक बंदा आता है जिसने पूरा काम का कॉन्ट्रैक्ट लिया, साफ करने, झाड़ू वाड़ निकालने का, सब कॉन्ट्रैक्ट पूरा उसने लिया, मेंटेनेंस का। उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया 10 करोड़, कितने का लिया था, 10 करोड़। वो स्टार्टिंग में सबने हाँ बोल दिया था। अभी वो बोल रहा है कि यार 10 करोड़ नहीं, मेरे को तो कितना चाहिए, 10.5 करोड़ रुपीज, कितना चाहिए, 10.5 करोड़। यस, अभी सुनना है यहाँ पे, सर ये रेगुलर एक्टिविटी के लिए ऑब्वियसली क्या ओनर बार बार आएंगे, 1 करोड़ लोग किधर रहते रहेंगे, एक अपना साउथ में, एक नॉर्थ में, सब अलग अलग जगह रहते रहेंगे। क्या ये वहां पे आएंगे हर टाइम, चलो एक कॉल आ गया, बराबर ना, कि भाई एक मेंटेनेंस वाले का प्राइस बढ़ाना है, बराबर ना, उसका रेट बढ़ाना है, तो आप सब लोग वापिस आ जाओ, 1 करोड़ लोग साथ में आएंगे मरीन लाइन्स पे, बराबर ना। यस, तो अपन सोच भी सकते हैं कि व्यू क्या रहेगा और क्या वहां पे मीटिंग होगा। जब इंडिया में 6 लोग साथ में, अननोन लोग मिल जाते हैं तो झगड़ा हो जाता है, तो 1 करोड़ लोग साथ में मिलेंगे, क्या मीटिंग पॉसिबल है। और क्या ये डे टू डे एक्टिविटी होगा, कल उठ के उनको भी एक कैल्सी परचेज करना है, बराबर ना, रिलायंस वाले को, तो वापिस वो कॉल करेगा, सर एक 100 रुपए का कैल्सी मेरे को परचेज करना है। यस, क्या आप अग्री हो, 3 बार बोलेगा, क्या आप अग्री हो, क्या आप अग्री हो, तो वो बोलेंगे नहीं मैं एग्री नहीं, बड़ा 100 का क्यों ले रहे, बराबर चाइना का लेंगे 50 का मिलेगा। तो ये सब रेगुलर एक्टिविटी यार, इसमें ओनर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया मालूम है, एक मैनेजमेंट पार्ट अलग रख दिया, और एक तुम्हारा ओनरशिप वाला पार्ट अलग रख दिया। मैनेजमेंट पार्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुना रहेगा, तो उन्होंने क्या बोला मालूम है कि ये छोटी छोटी एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटीज, इसके लिए आप ओनर को परेशान मत करो, आप खुद, यानी अपन ने क्या किया, 1 करोड़ लोगों ने 4-5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट कर दिया, उनको बोला कि हम आपको सैलरी देंगे, आपको ये कंपनी की रेगुलर एक्टिविटीज को चलाना है, आपकी कंपनी की रेगुलर एक्टिविटीज को आपको चलाना है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे क्या बोला है कि सर कंपनी के ओनर अलग होते हैं और कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है। यस, बट मेरे बड़प्पा वाले केस में ऐसा नहीं था, वहां पे ओनर भी मैं ही था, अपन मैनेजमेंट वाला भी मैं ही था, बराबर ना। यस, समझता है ये, अभी सुनना है यहाँ पे, तो ये तुम्हारा था कि सर डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यस, फिर आते हैं नॉट अ सिटीजन, अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, मालूम है आधार कार्ड कंपनी का होता नहीं है, बराबर ना। यस, पैन कार्ड होता है, याद रखना, आधार कार्ड नहीं होता है, पैन कार्ड कंपनी का होता है, वोटिंग आईडी कंपनी का नहीं होता है, ठीक है। यस, तो कंपनी सिटीजन नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसका कभी भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं होता। हाँ, वो इंडिया का रेसिडेंट में काउंट होता है अगर वो टैक्स की कुछ रूल्स पढ़ते हैं तो, ठीक है। बट कंपनी कभी भी इंडियन सिटीजन नहीं माना जाता, उसका वोटिंग कार्ड नहीं होता, आधार कार्ड नहीं होता है। आधार कार्ड होता है तो फिर फिंगरप्रिंट तो चाहिए रहेगा ना, ये समझता है ये। उसके बाद में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, बराबर, यस सर, मैं मेरा शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, इतना उसके अंदर प्रोविजन है। यस, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है टाटा लिमिटेड में, तो मैं शेयर परचेस करता हूँ। अनलिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी है, तो भी आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं। यस, आपने सुना रहेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, कंपनी को बुक्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मेंटेन बुक क्यों करते हैं, क्योंकि सर कंपनी ऑलवेज गोइंग कंसर्न, कंपनी का कोई भी बिजनेस गोइंग कंसर्न पे काम करता है। यानी आज अगर मैं बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं घर पे क्या, मम्मी को बोला मम्मी 5 लाख रुपया दे दे, कितना दे दे, 5 लाख, बस मैं आज बिजनेस करेगा कल बंद कर देगा, आज में बिजनेस कर देगा और कल मैं बिजनेस बंद कर देगा, क्या मम्मी 5 लाख रुपया देगी, सोच लो, देगी। मेरे हिसाब से मम्मी क्या बोलेगी, बेटा ठीक है तो पैसा मत ले, एक दिन घर पे बैठ जा, हम लोग किधर से भी अंबानी बनने वाले नहीं है।
क्योंकि जब भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो द इंटेंशन वाज कि आप उसको उसको मतलब बोलते हैं ना कि एक आप ऐसा नहीं सोचोगे कभी कि यार मैं 1 साल में बिज़नेस बंद कर देगा। ये समझना ये। मैं बोल रहा हूँ अगर सीज़नल बिज़नेस भी होते हैं, तो उनका भी इंटेंशन 4 महीने में बंद करना नहीं होता। जैसे आप बोल सकते हो कि अभी अपना ये आएगा रेनी सीज़न आएगा, तो इन दैट केस सर जो भी विंड शीटर्स और ये सब बनते हैं, अम्ब्रेलाज़, तो उनका इंटेंशन वो नहीं होता कि 4 महीने में बंद करना है, वो रेगुलर करते हैं। हाँ, उनका काम ही 4 महीने का होता है, वापिस अगले 4 महीने वो काम करेंगे, येस और नो। तो वो गोइंग कंसर्न होता है, ठीक है? तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि देखो आप कंपनी 30 साल चलेगी, फिर आप अकाउंट बनाओगे, आपको रेगुलर अकाउंट बनाना है, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, यस। क्योंकि आप पब्लिक कंपनी भी होती है, पूरे पब्लिक का पैसा ले रहे हो, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? यस। फिर आते हैं पीरियोडिक ऑडिट, यस, यहाँ पे अपना काम काज चालू हो जाता है। ऑडिट सम सुना नहीं, सीए वाला नाम आ जाता है, ठीक है? ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस। कंपनी सेक्रेटरी भी सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं, यस। तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रोफेशन को दिया हुआ है। सीए, सीएस, सीएमए कॉस्ट ऑडिट करते हैं। तो अगर कंपनी का कुछ टर्नओवर ज्यादा एस जो भी ऑडिट में दिया होगा रहेगा, यस। टैक्स का अलग है, सीए के लिए अलग है, सीएस का सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए अलग है, सीएमए के लिए कॉस्ट ऑडिट का भी अलग क्राइटेरिया है। तो अगर कंपनी वो क्राइटेरिया फुलफिल कर देती है तो उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा हम प्रोफेशन के पास से। यस, जब भी मैं बोलता हूँ कि ऑडिट कौन करेगा तो हमेशा बोलने का हम लोग करेंगे। कौन करेगा? हम लोग करेंगे, यस और नो। फिर आते हैं राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बराबर ना? यस। एग्जांपल लेते हैं, चलो सर मैं नीचे जा रहा था तो एक वड़ा पाव का मेरे को एक वड़ा पाव का सोल प्रोप्राइटरशिप दिखा, बराबर ना? मैं बोला भाई एक वड़ा पाव दे दो, ठीक है? उसने बोला 10 रुपया ले, मैं बोला 10 रुपया ले लेना, ठीक है? यस। अभी सुनना है आप पे, मैंने उसको बोला भाई चटनी कैसे बनाता है? तो बोला भाई तेरा प्रॉफिट लॉस बता दे, तेरा बैलेंस शीट बता दे, भाई तू कहाँ से सामान लेके आता, क्या वो बताएगा अपने को सब कुछ? सोचो ना, क्या वो बताएगा? मेरे हिसाब से वो नहीं बताया भाई तू पानी पूरी का पानी कैसे बनाता है, भाई तू ये किधर से लेके आता है, ये किधर से लेके आता है, मेरे को तेरे का अकाउंट चेक करना है, अकाउंट तो कितना कमाता है मेरे को चेक करना है, क्या वो बताएगा अपने को? एंड आंसर इज नो। क्योंकि सर वहां पे सेपरेट मैनेजमेंट ओनरशिप नाम की चीज ही नहीं है यार। वहां पे एक ही बंदा, वो क्यों बताएगा तेरे को खाना खाओ ना, चुपचाप निकल जा, बराबर ना? यस, तेरे को मैंने बोला नहीं कि तू आके खा। बट कंपनी के केस में सर जहाँ पे आपका मैनेजमेंट और जहाँ पे आपका ओनरशिप अलग है, तो ओनर को तो सर रेगुलर चेक करना पड़ेगा कि भाई कंपनी कैसा चल रहा है, एनुअल रिपोर्ट है, फिर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कंपनी रखती है, और वो जो बंदे हैं जिसको चेक करना वो जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, यस और नो। सीधी सी बात है यार। अगर मैं मेरा बिजनेस किसी दूसरे को दे रहा हूँ, बिजनेस मेरा है बट मैं दूसरे को दिया कि भाई तू रन कर, तू चला, तो मैं जाके चेक करेगा, क्योंकि सर उससे रीजन से मेरे को उसका और मेरा प्रॉफिट वहां पे कनेक्टेड है। अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो किधर न किधर लॉस मेरे को होने वाला है, और जो सोल प्रॉपर्टी में कभी भी नहीं होता है, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे जो काम कर रहा है वो लॉस बेयर करेगा, तो वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मेंबर्स, बराबर ना? उसके मेंबर्स के लिए कंपनी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल। तो कोई भी बंदा जाके वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है कि कंपनी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। और मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं है, आपने बहुत सारे स्कैम सुने रहेंगे जो कंपनी ने किए, और जो सीए की बड़ी बड़ी फर्म है उन्होंने भी साथ में करवाए हैं। अगर आप देख लेना रिसेंटली आईएलएफएस, बराबर ना? ये सुना रहेगा। उसके बाद में आता है आईएलएफएस स्कैम था, फिर सत्यम स्कैम से आप कभी देखना उनको यूट्यूब पे, तो आपको मालूम पड़ता है कि यार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने को सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक नॉलेज से बेटर आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ में रखा करो, ठीक है? आप मैं जो बोला एक बार स्कैम देख भी लेना, सत्यम स्कैम में भी सुना रहेगा आपने, बट मे बी आपको एग्जैक्ट मालूम रहेगा हुआ क्या था, ठीक है? और उसके बाद में आईएलएफएस का भी स्कैम है, बहुत सारे स्कैम है, आप ढूंढोगे लिस्ट ऑफ द स्कैम तो इतना फिक्स है कि अपने को बहुत सारे मिल जाएंगे। चारा घोटाला स्कैम ये तो अलग ही है, बराबर? तो वो भी आप सब चेक करो, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, यस। एंड बिलीव मी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेटर देन बुक नॉलेज, ये याद रखना, ठीक है? यस। सुनना अभी तो ये अपने क्या आते हैं सर? फीचर्स ऑफ द कंपनी, फीचर्स ऑफ द कंपनी, यस और नो। फिर तो टाइप्स ऑफ कंपनी, फर्स्ट आपका आ रहा है गवर्नमेंट कंपनी। कौन सा आ रहा है? गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है? जैसे मैं किसी को पूछता हूँ कि यार गवर्नमेंट कंपनी होता क्या है, तो वो हमें सही बोलेगा ऐसा कंपनी जो गवर्नमेंट खुद रन करती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। बट यहाँ पे मतलब क्या होता है कि सर गवर्नमेंट कंपनी मीन्स जिसका मोर देन इक्वल टू 51%, मोर देन इक्वल टू 51% वोटिंग राइट, यानी शेयर किसके पास होना चाहिए? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट,
या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। यानी ऐसा कोई भी कंपनी जिसका मोर देन इक्वल टू 51%, मोर देन इक्वल टू 51% किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यस। उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएसयू, बराबर ना, क्या बोलते हैं, पीएसयू। मे बी किधर आपने सुना रहेगा पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप जैसे बोल सकते हो ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सब कंट्रोल किसका है इसके अंदर, सर 51% ज्यादा होल्डिंग किसका है, गवर्नमेंट का। किसका है, गवर्नमेंट का। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, यस। उसका नाम कोल लिमिटेड करके है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, आप सर्च करोगे कि लिस्ट ऑफ द पीएसयू, तो आपको मे बी 132 के आसपास पीएसयू मिलती है, जो किसने होल्ड करके रखा है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कंट्रोल करके रखा है। सर कंट्रोल कैसे होगा, व्हेन मोर देन इक्वल टू 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यस। फिर हम लोग आते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी सुनना यहाँ पे, इससे पहले एक और यहाँ पे, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। यानी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर वो भी कंपनी आएगी जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की क्या है, सब्सिडरी कंपनी। कौन सी है, सब्सिडी। सुनना यहाँ पे, सब्सिडी होता है कि आगे आने वाला, ठीक है। तो मैं खाली अभी एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। जैसे अपना कोल लिमिटेड, ये क्या है, पीएसयू। क्या है ये, पीएसयू, ठीक है। इसका काम क्या है, कोल का काम है, बराबर ना, कोयला आता है। अभी ये कंपनी, एक कंपनी है यहाँ पे, छोटी सी कंपनी है, दर्शन कोल प्राइवेट लिमिटेड। मैंने एक छोटा सा कंपनी स्टार्ट किया हुआ है विरार में, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है ये कंपनी, कहाँ पे है, विरार में। अभी कंपनी, गवर्नमेंट ने क्या किया, मेरे को एक ऑफर दिया कि भाई तेरा पूरा का पूरा कंपनी हम लोग खरीद लेते हैं, या फिर तेरे कंपनी की मोस्ट ऑफ शेयर्स हम लोग परचेस करते हैं। यानी ये कंपनी क्या बन जाती है, सपोज, अभी के लिए सपोज ही बोला, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम है और ना आपको मालूम है सब्सिडी होता क्या, ठीक है। सुनना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडी। ये कंपनी क्या बन गई, सब्सिडी कंपनी किसकी बन गई, कोल लिमिटेड। किसकी बन गई है, कोल लिमिटेड। अभी के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि सब्सिडी कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जिसके मोर देन 50%, मोर देन 50%, यस, शेयर्स किसके पास होंगे, कोल लिमिटेड के पास। यानी मेरे 50% से ज्यादा शेयर्स कोल लिमिटेड के पास में हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सब्सिडरी कंपनी। क्या बोल देंगे, सब्सिडरी कंपनी ये बन जाएगा। और ये कंपनी क्या बनेगा, इसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। क्या बोलते हैं, होल्डिंग। ये आगे पढ़ेंगे। तो ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, बट ये कंपनी सब्सिडरी है, किसकी है, कोल लिमिटेड। और कोल लिमिटेड कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। तो ये कंपनी को भी क्या माना जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। क्या माना जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी, ये सुनो। यानी गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी, तो उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं फॉरेन कंपनी। Foreign company according to section 2 subsection 42, foreign company means any company on body corporate incorporated outside India। यानी ऐसी कंपनियां जो कहाँ पे इनकॉर्पोरेट है, आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। एक याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ, मे बी आपको मालूम है या नहीं है, सुनना यहाँ पे। अगर कोई भी इंडिया में रजिस्टर्ड होता है, कहाँ पे, इंडिया में, तो या तो वो लगाता है लिमिटेड, या फिर कंपनी के नेम के पीछे आता है प्राइवेट लिमिटेड, यस। दो नाम है, आइदर लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। बट अगर मैं कंपनी, बाहर कंपनी की बात करता हूँ, जैसे एप्पल हो गया, जैसे आप शेरिट यूज करते हो, तो ये भी बाहर का कंपनी है, ठीक है। तो अगर आप इसके प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहां पे लिखा रहेगा .inc। क्या लिखा रहेगा, .inc, बराबर, यस, .inc। यानी ये कंपनियां इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। हम लोग कैसा लिमिटेड लगाते हैं, वहां पे क्या लगाते हैं, .inc। मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड। क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड। तो ऑब्वियसली कंपनियां रजिस्टर्ड कहाँ पे हुई रहेगी, आउटसाइड इंडिया। तो ये कंपनी क्या, फॉरेन कंपनी। अभी सुनना है यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया।
यानी ऐसा कंपनी जो रजिस्टर्ड बाहर हुआ है बट इंडिया में उसका बिजनेस प्लेस है। आप सैमसंग बोल दो, आप एप्पल बोल दो, आप ओप्पो बोल दो, विवो बोल दो, वन प्लस बोल दो, जो भी आप बोलो, जो भी आपके पास आसपास आप, हम चाइना मार्केट से सराउंडेड है तो अपने पास ऑलमोस्ट कोई ना कोई प्रोडक्ट चाइना का रहेगा। आईफोन आप बोल दो, आईफोन भी बाहर का, एप्पल वही बोलते हैं उसको। बट अगर उनका बिजनेस प्लेस कहाँ पे, इंडिया में, बाय इटसेल्फ, या तो खुद ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जैसे सैमसंग का यहाँ पे बिजनेस अपना फैक्ट्री है, एप्पल भी स्टार्ट करेगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। यानी फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ बिजनेस प्लेस इन इंडिया थ्रू, या तो इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, बराबर ना। यस, इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब मैं बोल सकता हूँ उबर। यस, उबर का बिजनेस प्लेस है या नहीं है, लेकिन उबर काम कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से काम कर रहा है ना। यस, तो या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू भी काम कर रहे हो, यस और नो। तो इन दैट केस आप क्या बन जाओगे, फॉरेन कंपनी, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, या फिर इंडिया में आप कोई भी टाइप से बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, इवन यू आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट यू आर फॉरेन कंपनी फॉर इंडिया, बराबर, यस और नो। सिंपल सा, फॉरेन कंपनी फॉर इंडिया मतलब क्या होगा सर, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड यानी वो रजिस्टर्ड बाहर हुआ है, जैसे इंडिया में रजिस्टर्ड हो गया वो इंडियन कंपनी हो जाता है। प्लस प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, इंडिया में, कहाँ पे है, इंडिया में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन कंपनी, यस और नो। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्राइवेट कंपनी, अपना फेवरेट आ गया, प्राइवेट कंपनी, यस। ओसीएसपी में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हम लोगों ने। प्राइवेट कंपनी सुनना, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी एज अ कंपनी विच बाय इट आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, ऐसा कोई कंपनी जो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। इन शॉर्ट, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं मांगती है। यस, आप शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो, रिस्ट्रिक्शन रहेगा, आप पब्लिक को शेयर्स नहीं बेच सकते, बराबर ना। अननोन पर्सन जिसका वो कंपनी से लेना देना ही नहीं है, आप उसको बोलते हो भाई परचेस कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। वो उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, ये आगे आएगा, वन पर्सन कंपनी यानी उसको छोड़ के प्राइवेट कंपनी के मेंबर, प्राइवेट कंपनी के मेंबर कितने होने चाहिए सर, अप टू 200, कितने होने चाहिए, 200, यानी प्राइवेट कंपनी 200 से ज्यादा मेंबर नहीं रख सकती। यस, यानी 200 ज्यादा कंपनी के ओनर नहीं हो सकते हैं, 200 लोग ही कंपनी के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यस और नो। जैसे ही आपने 200 से ज्यादा लोगों को मेंबर बना लिया तो हम यही समझेंगे कि आपने पब्लिक एट लार्ज को क्या कर दिया है, इंटरेस्टेड कर दिया है, ठीक है, समझाइए। 200 तक के चलेगा, मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी में टोटल मेंबर कितने, 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिंदास बिजनेस कर प्राइवेट कंपनी के नाम पे, किसके नाम पे। जैसे ही 210 हो गया, 210, क्या ये 200 से ज्यादा, यस ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या माना जाएगा, इसको पब्लिक कंपनी, क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक कंपनी, यस। तो अपने पास दो पॉइंट आ गए, फर्स्ट कौन सा, अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट अ ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स, बराबर ना। कंपनी अपने मेंबर्स को क्या बोलते हैं कि भाई तू शेयर्स फ्रीली किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। एंड द सेकंड वन इज कि कंपनी के पास 200 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, हुआ ये, एक कंपनी है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ एक अच्छा सा, अनुराधा, ये खाली एग्जांपल के लिए, प्राइवेट लिमिटेड, यस, अनुराधा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड, सुना रहेगा हेरा फेरी में, यस। अभी सुनना, ये कंपनी में मैं क्या कर रहा था, इन्वेस्ट, क्या कर रहा था मैं, इन्वेस्ट, यस मिस्टर दर्शन। मेरे को क्या बनना पड़ेगा, मेंबर। मैं एज अ पब्लिक कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे को कंपनी में मेंबर बनना पड़ेगा, तो ही मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं कर रहा था इन्वेस्ट, मेरे को लगा ऐसा कि 21 दिन में पैसा क्या हो जाएगा, डबल, क्या हो जाएगा, पैसा डबल, ठीक है। मैं बोला ठीक है, मैंने शेयर्स परचेज किए कितने,
1000 एट ₹100 के, यानी इन्वेस्ट कितना था 1 लाख, कितना था 1 लाख। यस, मैं घर पे आया, मेरी बीवी को ये न्यूज सुना दिया मैंने कि भाई मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, 21 दिन में अपना पैसा 2 लाख हो जाएगा। अभी इतना फिक्स है कि वो कभी खुश नहीं होगी, वो आर्ग्यूमेंट ही करेगी, बस तुमको तुम्हारी पड़ी रहती है, तुम ही इन्वेस्ट करो, मैं तो कुछ यहाँ पे दिखती नहीं हूँ, मेरे नाम से तो आपने शेयर्स लिए ही नहीं है, बराबर ना। यस, बस आप ही कमाओ, मैं तो मरूंगी तो भी, बहुत सारी बातें हो जाती है। तो बोला ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, मैं कंपनी को बोलता हूँ कि 1000 शेयर्स है ना, इसके अंदर एक और इंसान को ऐड कर ले, मिसेज दर्शन, बराबर। यस, मैं बोला कि भाई इसको भी ऐड कर ले यार, क्या पता बद्दुआ लगी, कुछ नहीं कमाया, बेटर है ऐड कर ले, ठीक है। अभी सुनना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक दो दो लोग हैं जिन्होंने जॉइंटली कितने शेयर्स परचेज किए, 1000 शेयर्स, कितने परचेज किए 1000। मैंने अलग से 1 लाख इन्वेस्ट नहीं किया, इतना पैसे वाला नहीं है। मैं क्या बोला, इन्वेस्ट करना आधा आधा कर लेंगे, बराबर, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बोला ठीक है चलेगा। याद रखना, अगर आप जॉइंटली परचेज किया है तो इसको हम लोग दोनों को क्या बोलते हैं, जॉइंट होल्डर, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, जॉइंट होल्डर। यस और नो। तो उन्होंने क्या बोला है कि व्हेन समवन परचेज शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज जॉइंट, बराबर ना, जॉइंटली परचेज कर रहा है, इन दैट केस दोनों मेंबर को हम लोग अलग अलग नहीं बोलेंगे, दोनों को एक ही माना जाएगा। यस, यानी अभी कंपनी में कितना मेंबर आए, एक मेंबर आया, भले ही दो लोग हैं, बट अल्टीमेटली दोनों जॉइंट होल्डर है, उसको क्या बोलेंगे, कंपनी ने एक ही मेंबर अभी तक बनाया है, यानी कंपनी और 199 मेंबर बना सकती है। यस और नो, इज दैट क्लियर, समझाइए। तो दो हमने पढ़ा, फर्स्ट कौन सा, ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, सेकंड कौन सा, मैक्सिमम मेंबर कितने 200, बट जॉइंट होल्डर केस में जो दो लोग हैं उनको एक माना जाएगा। यस और नो, समझता है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोवाइड दैट where two or more person hold one or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of the sub clause be treated as single member। यानी ये पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए, यानी 200 लोगों के कैलकुलेशन के लिए मेरे हम दोनों को कितना माना जाएगा, एक, कितना माना जाएगा, एक। यस और नो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, यानी ये बंदा जो कंपनी में अंदर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, तो सीधा उसको बोल देते कि भाई, तो सीधा बोल देना एम्प्लॉई, कौन, एम्प्लॉई। अभी कंपनी में काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं। पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली the employment of the company were members of the company while in that employment have continued to be members after the employment ceased shall not be included in number of members। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको शेयर्स मिला है, तो उसको मेंबर काउंट नहीं किया जाए, और कंपनी का कोई फॉर्मर एम्प्लॉय था तो उसको भी मेंबर्स की डेफिनेशन में काउंट किया नहीं जाएगा। ये आपको दो याद रखना है। यस, कौन सा, एक तो जो एम्प्लॉय है, सेकंड कौन सा, कंपनी का कोई फॉर्मर एम्प्लॉय है जो अभी काम नहीं कर रहा है, तो उस दोनों कभी भी मेंबर की डेफिनेशन में, यानी 200 की कैलकुलेशन में कभी भी काउंट नहीं करेंगे। यस और नो। फिर आते हैं लास्ट, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यानी ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ऐसा कंपनी प्रोहिबिट कर देगी, भाई तू ये शेयर्स पब्लिक को नहीं बेच सकती, यानी ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक से पैसा कभी सॉलिसिट नहीं करेगी। यस, कि भाई तुम पैसा दो मेरे को चाहिए, बराबर, क्यों, सीधी सी बात है, प्राइवेट लिमिटेड पे कभी भी सेबी का, जब तक कंपनी लिस्टेड नहीं होती, सेबी के रूल सर्टेन एप्लीकेबल्स नहीं होते हैं, तो इतना चांस है कि यार पैसा लेके किधर भागना चाहे, तो इसके लिए क्या बोला है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कभी भी पब्लिक से पैसा सॉलिसिट नहीं कर सकती, उनको नहीं बोल सकती कि आप कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करो, और प्राइवेट लिमिटेड कभी भी लिस्टेड नहीं होती। यानी एक कॉमन सेंस वाला यहाँ पे बात आता है कि कंपनी पब्लिक रहेगी ना, वो लिस्टेड हो सकती है। यस, हाँ, पब्लिक लिस्टेड हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, बट प्राइवेट कभी लिस्टेड नहीं हो सकती, याद रहेगा ये। यस, ये पढ़ लिया, फिर तो पब्लिक कंपनी अपना एकदम सॉल्व हो गया। पब्लिक कंपनी मींस अ सेक्शन 271 डिस्क्राइब्स अ पब्लिक कंपनी में विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यस और नो। तो आपको क्या करना है, जब भी आएगा प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट कंपनी पूरा लिखना जो मैंने पढ़ाया है, और पब्लिक कंपनी जब आता है तो लिखना कि पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अभी किसी का क्वेरी रहेगा
कि सर अगर एग्जाम में आता है पब्लिक कंपनी, क्या आता है, डिफाइन पब्लिक कंपनी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5 मार्क, कितना लिखा है 5 मार्क, हम लोग क्या लिख के आ जाएंगे सर, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, इतना लिखा, आगे बार खुश हो गए, चलो यार बस क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, 5 मार्क तो किसकी भी नहीं है, ठीक है, 5 मार्क ऐड कर लिया, रिजल्ट आता है तो देखते वहां पे 0 दिया हुआ है। अरे कॉमन सेंस यार, तेरे को 5 मार्क के लिए कभी कोई ऐसा छोटा सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपको ऐसा भी पूछा है कि डिफाइन पब्लिक कंपनी, तो आपको लिखना है कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, मैंने भी वही बोला, बट आपको प्राइवेट कंपनी पूरा लिखना पड़ेगा, व्हाट इज मीन बाय द प्राइवेट कंपनी, बराबर ना, अ कंपनी, तो वो समझेगा कि हाँ ये नहीं है तो पब्लिक हो जाएगा, तो आपको पूरा वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, यस। पे लिखा हुआ है provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be public company for the purpose of this act even when subsidiary company continues to be a private company in its articles, बराबर ना, यस। सुनना वो क्या बोल रहा है कि अगर पब्लिक कंपनी का कोई भी सब्सिडरी है और वो प्राइवेट कंपनी है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, क्या बोल देंगे, डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, ठीक है, यस। उसके बाद में आता है कंपनी विच इज ए लिस्टेड पब्लिक कंपनी इफ इट इज गेट्स अनलिस्टेड कंटिन्यूज टू बी अ पब्लिक कंपनी, यस और नो। अगर कंपनी लिस्टेड है तो वो लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड है तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, यस, बराबर, समझा आता है। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होती थी, पहले की बात कर रहा हूं, पहले मतलब कंपनीज एक्ट 1956 की मैं बात कर रहा हूं, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती थी, प्राइवेट कंपनी बोल दो या फिर आप पब्लिक कंपनी बोल दो, जब प्राइवेट कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करती थी तो उसको मिनिमम कैपिटल 1 लाख से रजिस्टर्ड करना पड़ता, दैट इज अ मिनिमम कैपिटल, क्या ये मिनिमम कैपिटल, इसके लिए कितना था 5 लाख, कितना था 5 लाख, ठीक है। यानी अगर आपको पब्लिक कंपनी बनाना है तो आपको 5 लाख का कैपिटल तो बताना ही पड़ेगा, आपको 5 लाख तो जुगाड़ करके लाने ही पड़ेंगे, और प्राइवेट को 1 लाख के कैपिटल से रजिस्टर करना था। बट जब से अपना कंपनीज एक्ट 2013 आया तो वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी जो मिनिमम का क्राइटेरिया था वहां से हटा दिया है, आप कितने भी कैपिटल से आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, यस और नो, बराबर। फिर आते हैं 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी मीन्स ऐसा कंपनी जहाँ पे एक ही बंदा मेंबर है, एक ही पर्सन डायरेक्टर है, यानी अ सिंगल पर्सन कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, यस, समझाइए, याद रहेगा, कोई तकलीफ नहीं, पढ़े आगे। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी मतलब छोटा कंपनी, ठीक है, यस, बस हो गया अपना पूरा, स्मॉल कंपनी मीन्स क्या, छोटा कंपनी, यस। अभी कंपनी छोटा बड़ा एरिया वाइज डिसाइड करोगे, टर्न ओवर वाइज डिसाइड करते हैं, या फिर पेड अप कैपिटल के वाइज, मैं एरिया वाइज कभी भी कंपनी छोटा बड़ा डिसाइड नहीं करेगा, बराबर ना। अगर कोई ऐसा कंपनी जो 2 किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड है, बराबर, तो इन दैट केस वो बड़ा कंपनी है, 2 किलोमीटर का में छोटा कंपनी है, तो वो कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा। स्मॉल कंपनी मींस यहाँ पे दो चीज को कंपेयर करना, एक है पेड अप शेयर कैपिटल और सेकंड आपका कौन सा, टर्नओवर, आपने कितना सेल्स किया है उसको आपको क्या करना है, कंपेयर, ठीक है। सुनना यहाँ पे सेक्शन 285, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, अदर देन पब्लिक कंपनी, तो याद रखना यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं कि पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी, पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी, ठीक है, वो कभी भी स्मॉल नहीं है। पब्लिक कंपनी आज मैंने स्टार्ट किया है और मेरा टर्नओवर है भी नहीं है तो भी मैं वो पब्लिक कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोलूंगा, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, यस, यानी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 50 लाख होना चाहिए। यानी ऐसा कोई कंपनी, पब्लिक को तो छोड़ दिए ना, यानी प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं कि वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 50 लाख होगा, ठीक है। और ये मत पढ़ना, ये कभी प्रिस्क्राइब नहीं है, अभी के लिए खाली उन्होंने 50 लाख ही बोला है। अ टर्न ओवर विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड लेस देन इक्वल टू कितना है, 2 करोड़ रुपीज, और सच हायर अमाउंट, ये आगे का अमाउंट मत पढ़ना, वो प्रिस्क्राइब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने दो चीज बोला है,
सुनना यहाँ पे, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ। स्मॉल कंपनी, कौन सा? स्मॉल कंपनी, दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 50 लाख, कितना है? 50 लाख। या फिर या फिर यहाँ पे उन्होंने इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे क्या है? एंड है। क्या है यहाँ पे? एंड है। ठीक है, सुनना यहाँ पे, यानी ये दोनों कंबाइन है, ये दोनों क्या है? कंबाइन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड जिसका टर्नओवर, जिसका क्या है? टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ है। यानी अगर आप ये दोनों कंडीशन एक साथ में सेटिस्फाइड करते हो तो आपके लिए हम आपकी कंपनी कौन सी मानी जाएगी? स्मॉल कंपनी। क्या मानी जाएगी? स्मॉल कंपनी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, दर्शन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यस। उसने मेरे को बोला है कि सर आप चेक कीजिए मेरी कंपनी स्मॉल कंपनी में आती है या नहीं आती। ठीक है, अभी सुनना यहाँ पे। उसने बोला कि सर मेरा टर्नओवर था, कितना था? 1.8 करोड़। कितना था? 1.8 करोड़। और मेरा पेड अप शेयर कैपिटल है सर, वो कितना है? 40 लाख। कितना है? 40 लाख। यस और नो? तो अपने को यही चेक करना है कि सर क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। स्मॉल कंपनी मीन्स कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या उससे कम होना चाहिए, तो अपना कितना? 40 लाख। तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। एंड द कंडीशन नंबर 2 इज टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 2 करोड़। कितना? लेस देन इक्वल टू 2 करोड़। तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे कितना टर्नओवर है? 1.8 करोड़ विच इज लेस देन 2 करोड़। तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गया? सेटिस्फाइड। देयरफॉर दर्शन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड विल बी कंसीडर्ड स्मॉल कंपनी। क्या बोलेंगे उस लोग हमको? स्मॉल कंपनी। यस और नो? याद रहेगा ये, समझा यहाँ तक? चलिए फिर उसके बाद में आते हैं द स्टेटस ऑफ कंपनी विद चेंज ईयर टू ईयर। ऑब्वियसली अगर नेक्स्ट से मेरा टर्नओवर बढ़ गया तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं कि स्मॉल नहीं बोलेंगे, बिग कंपनी बोलेंगे। बिग कंपनी नाम की कोई भी चीज नहीं है, नॉर्मल कंपनी है वही बोलेंगे। ठीक है, अभी सुनना यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ जिससे अपना पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं मिस्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वो मेरे को बोलता है कि समय टर्नओवर है 2.5 करोड़ और पेड अप शेयर कैपिटल है 30 लाख। कितना है? 30 लाख बराबर। तो अपने को तो दो ही आता है कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 50 लाख। और जिसका टर्नओवर लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2 करोड़। और ये दोनों कंडीशन कौन सा? एंड, यानी प्लस वाला कंडीशन है। बोथ कंडीशन नीड टू बी फुलफिल। ठीक है, अभी सुनना। सर पेड अप 50 है, मेरा 30 है, चलो ठीक है, एक काम तो हो गया। टर्नओवर 2 करोड़ है, मेरा कितना है? 2.5 करोड़। तो मेरा सेकंड कंडीशन तो सर सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं ना, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं है। इट मींस मेरी कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? कैन यू मूव फर्दर? यस, चलिए उसके बाद में आते हैं हम लोग अनलिमिटेड कंपनी सेक्शन 292, जिसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड नहीं है, यानी जो पार्टनरशिप फर्म की तरह ही काम करता है। अगर मेंबर्स को कंपनी को आउटसाइड लायबिलिटी पे करना है तो कंपनी को मेंबर्स के घर से भी पैसा लाके पे करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड। ये कंपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया था, कंपनी के अंदर शेयर लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है, बराबर ना? जब अपन ने फीचर्स पढ़ा था तो ऐसे कंपनियां जिनका लिमिटेड लायबिलिटी होता है उसको क्या बोलते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, फिर आते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यस, यानी अगर सपोज कंपनी के किसी मेंबर ने कंपनी को क्या दिया? गारंटी। क्या दिया कंपनी को? गारंटी, बराबर ना? यस और नो? कि भाई तू जब भी तकलीफ में हो, जब भी वाइंडिंग अप हो, तो मेरे मेरे पास से 10 लाख रुपया एज अ गारंटी लेके जाना। कितना? 10 लाख रुपया मैं तेरे को दिल से दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई कंपनी मैंने फॉर्म की है, जैसे मैंने 4-5 लोगों को बोला कि भाई तुम लोग गारंटी देते हो तो मैं कंपनी स्टार्ट करता, बोला ठीक है, तू कितना देगा? बोला मैं 20 लाख का। तू कितना देगा? 30 लाख का। तू कितना? 30 लाख का। तू कितना? 40 लाख का। टोटल कितना हो गया? 1 करोड़ 10 लाख, बराबर। तो मैंने उनके पास से गारंटी ले लिया, यानी इन शॉर्ट जब भी कंपनी वाइंड अप होती है, जब भी कंपनी को जरूरत होगी तो मैं उनके पास से वो अमाउंट ले सकता हूँ। यस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गारंटी वाली कंपनी। क्या बोलते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यस और नो? समझता ही है? ठीक है, फिर आते हैं होल्डिंग कंपनी और लास्ट में कौन सा बच्चा? अपना सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, सुनना अभी। होल्डिंग कंपनी का तो बहुत ही अच्छा सा डेफिनेशन दिया हुआ है, सुनना। अपने पास मैं आपको एक कंपनी है,
मोटो लिमिटेड, मैं अभी ये समझता हूँ कि सब दोनों इंडिया की है। मोटो एक है लेनोवो, बराबर। एक कौन सा है मोटो लिमिटेड, मोटोरोला लिमिटेड, एक कौन सा है लेनोवो लिमिटेड, ठीक है। अभी लेनोवो ने मोटोरोला को क्या कर दिया, एक्वायर्ड कर लिया, लेनोवो ने मोटोरोला को परचेस कर लिया, ठीक है, यस। तो ये कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी, क्या हो गई ये, सब्सिडरी कंपनी, यस। तो ये कंपनी ऑटोमेटिकली, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, होल्डिंग, क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी, यस और नो, बराबर। अभी सुनना, अगर मैं इसको बोलता हूं बाप और इसको अगर मैं बोलता हूं बेटा, क्या बोलता है इसको मैं, बेटा, तो कोई गलत नहीं, मैंने बराबर बोला, ठीक है। सुनना, अभी मेरे को कोई डेफिनेशन पूछ रहा है कि बाप क्या होता है, बराबर ना, क्या होता है बाप, तो मैं क्या बोलूंगा, बाप वो होता है जिसका बेटा होता है, जिसका क्या होता है, बेटा होता है, ये बोलूंगा ना मैं, यस। जिसका बेटा है वो बाप है, बराबर ना, जिसका बेटा नहीं है वो बाप है ही नहीं है, ठीक है, यस। बेटा मतलब उसके अंदर सब आ गए, बेटा बेटी सब आ गए, ठीक है। तो बाप क्या होता है, जिसका बेटा होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ही बोलता कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, तो सर ऐसी कंपनी जिसका क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी, क्या होता है जिसका, सब्सिडरी कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जिसकी सब्सिडरी कंपनी होती है, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी। और ऐसी कंपनी जिसकी सब्सिडरी कंपनी है ही नहीं है, तो वो होल्डिंग कंपनी नहीं मानी जाएगी, याद रहेगा ये, बराबर। होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन बोला है, याद रहेगा, यस। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज हैविंग सब्सिडरी कंपनी। तो अपना पूरा फोकस कहां पे जाएगा कि अभी बेटा क्या होता है, बराबर ना, व्हाट इज मीन बाय द बेटा, यस और नो। तो बेटे को उन्होंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ, ठीक है। सुनना, ध्यान से सुनना, आंसर सब आपको इधर ही मिलेंगे, यस। कलर कौन सा ले, अच्छा सुनना, दो पार्ट है। उन्होंने क्या बोला है, ऑब्वियसली या तो बेटा ग्रेटर देन हाफ, ग्रेटर देन हाफ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख लोगे आप, एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ द टोटल शेयर कैपिटल, ठीक है। यानी हाफ, ग्रेटर देन हाफ ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा वो होता है जिसके अंदर बाप ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ग्रेटर देन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल। अगर मैं हाफ को लिखता हूं 50% ऑफ द शेयर कैपिटल, यस। यानी सपोज ये मोटोरोला कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स इशू हुए थे, कितने थे, 5 लाख शेयर्स। तो इसने कम से कम 5 लाख का 50%, 2.5 लाख होता है, तो 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख से ज्यादा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसने परचेस किए थे 2,60,000 शेयर्स, कितने परचेस किए थे, 2,60,000। कितना होता है 2,60,000 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 52% शेयर्स परचेस किए हैं। तो ऑब्वियसली ये बेटा किसका है, ये बाप का है, बराबर ना, लेनोवो का क्या है ये, तो समझाइए। तो पहला, ऐसा कंपनी, सुनना यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको देखना है वहां पे, यस। ऐसा कंपनी जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, किसका इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग किसी भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल, बराबर ना, यानी 50% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, यस और नो। इन शॉर्ट क्यों बोला है सब्सिडी, मतलब अभी लेनोवो का इन्वेस्टमेंट 50 से ज्यादा है, तो लेनोवो उसको कंट्रोल करता है, बराबर ना, कोई भी डिसीजन रहेगा वो उसको बोल सकता है कि भाई तू तेरी कंपनी में ये काम करवा ले, ठीक है। अभी मैं आपको नॉर्मल सी बात बोलता हूँ, कंट्रोल मतलब क्या होता है कि जो एक हस्बैंड अपने, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, तो वाइफ अपने हस्बैंड को कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल अलग हो गया, वो तो पूरा 100% कंट्रोल हो गया। सेकंड में बोलता हूँ कि मेरे पास रिलायंस कंपनी के 10% शेयर, सॉरी 10% क्या, 10 शेयर्स मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। ऑब्वियसली रिलायंस कंपनी के पास करोड़ों के शेयर्स रहेंगे। मैंने रिलायंस को बोला 10 शेयर्स मेरे पास है, 10 शेयर्स, तो मैं 10 शेयर्स का तो ओनर हूं ना, मैं कितने शेयर्स का, 10 शेयर्स का तो मैं ओनर हूं वहां पे, ठीक है। तो 10 शेयर्स मेरे पास पड़े हैं, तो मैंने रिलायंस को कॉल किया कि भाई देख, मेरी वाइफ के पास अभी कोई जॉब नहीं है, मैं भेज रहा हूं, और एज अ ओनर ऑफ द कंपनी, एज अ 10 शेयर्स हेल्ड बाय मी, आई विल डायरेक्ट यू कि तू मेरी वाइफ को जॉब पे लगा दे और 1 लाख सैलरी दे दे, बराबर ना। क्या अंबानी ऐसा करेगा, मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझा रहेगा। मैंने बोला कि भाई मेरे पास 10 शेयर्स तेरी कंपनी के, ये आई एम द 10 शेयर्स का ओनर, बराबर ना, तो मैं मेरी वाइफ को जॉब पे भेजना, तेरे को जॉब देना उसको, और 1 लाख रुपया सैलरी तेरे को प्रोवाइड करना है।
क्या अंबानी बोलेगा यस सर यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, भेज दीजिए, मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा, बराबर ना? यस। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सर मैं कंपनी का ओनर हूँ, बट मैं कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल कभी करते जब आपके पास बहुत ज्यादा शेयर्स हो। हाँ, रिलायंस के अंबानी कंट्रोल करता है, वो अपनी नीता अंबानी को वहां पे जॉब पे रख सकता है, अच्छा खासा अमाउंट दे सकता है। यस, तो वहां पे भी वही है, सब्सिडी में भी हम लोग कंट्रोल की ही बात करते हैं। कंट्रोल मतलब कि सर हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल, कितना? हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल कोई दूसरा कंपनी होल्ड कर रहा है, मोर देन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल। सेकेंड, सेकेंड सुनना यहाँ पे, सेकेंड वो क्या बोल रहा है कि अगर या तो ये नहीं होना तो सर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसके? मोटरोला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करता है, ये पूरा कंपनी कंट्रोल करता है। ठीक है, यस और नो? सीधी सी बात है यार, अगर मोटरोला की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैं कंट्रोल कर देता है, लेनोवो का कंपनी कंट्रोल कर देता है, तो ऑब्वियसली वो जो चाहे वो मोटरोला से करवा सकता है, क्योंकि उसके डायरेक्टर कौन से है? उसके डायरेक्टर ऑलरेडी लेनोवो के कंट्रोल में है। यस, तो दो केस है यहाँ पे। पहला कौन सा यहाँ पे? कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करता है। एंड द सेकंड वन इज एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज कंपनीज, बराबर ना? समझाइए, कोई तकलीफ है आता? सुनना यहाँ पे एक और छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये लेनोवो है, ये लेनोवो का एक और सब्सिडी है, सपोज दर्शन गोल्ड लिमिटेड, सपोज बोल रहा हूँ, ठीक है? कोई मेरा एडवर्टीजमेंट का इंटेंशन नहीं है। और ये तुम्हारा कौन सा है? मोटोरोला। कौन सा है? मोटोरोला, ठीक है? अभी ये कंपनी के 60% शेयर इसने रखे हैं, तो ऑब्वियसली ये कंपनी कौन सी बन गई? सब्सिडरी कंपनी। और ये कौन सी बन गई? होल्डिंग कंपनी, ठीक है? अभी लेनोवो ने मोटोरोला में इन्वेस्ट किया कितना? 26%। और मैंने भी इन्वेस्ट कितना किया है? 29%। तो कंबाइन कितना हो गया? 26, 55%। तो ऑब्वियसली उन्होंने क्या बोला है कि अगर तुम्हारा सब्सिडी कंपनी भी इसके अंदर इन्वेस्ट करता है और दोनों का मिला के 55 हो गया, तो ये ऑटोमेटिक कंपनी कौन सी बन जाएगी? होल्डिंग, सॉरी सब्सिडी कंपनी कौन सी बन जाएगी? यानी या तो आप खुद हाईलाइट को देखना, या तो खुद या फिर आप अपनी सब्सिडी के साथ में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, किसी भी कंपनी में आप क्या करो? इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा है, तो वो कंपनी मोटरोला आपके लिए क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। यस और नो? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई भी तकलीफ? यस, समझा यहाँ तक मैंने क्या पढ़ा है? यस और नो? चलिए फिर आते हैं हम लोग छोटा सा एक मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने ऑलरेडी बताया कि हाँ, बुक उनको मेंटेन करना पड़ेगा, पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन कर लेगी, बट क्या क्या उसको स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे? याद रखना, ये बहुत काम आता है। जब तक आप सीए फाइनल या सीएस फाइनल तक पढ़ोगे, सीएमए फाइनल तक, तब तक आपको ये बार बार दिखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? अब बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आप हर साल के एंड में कोई ना कोई बैलेंस शीट बनाते हो, बराबर ना? जैसे मैंने बनाया यहाँ पे 31 मार्च 19 के एंड में मैंने एक बैलेंस शीट बना दिया, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होगा। द सेकेंड वन इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन द केस ऑफ कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब अपना 12th का चैप्टर एनपीओ, बराबर ना? क्या एनपीओ में अपन ने प्रॉफिट लॉस का हेडिंग लिखा था कभी? एनपीओ में हम लोगों ने क्या लिखा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या लिखा हमने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बहुत सारे लोग बोलेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट, वो कभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है सर? बैलेंस शीट आता है। सेकेंड कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। अगर आपकी कंपनी एनपीओ है या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन दैट केस क्या आता है वहां पे? तुम्हारा वहां पे आपका आता है सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। एंड द थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और क्या इंक्लूड होता है? कैश फ्लो, कितना कैश आया, कौन सी एक्टिविटी से आया, बराबर ना? यस, वो एक्टिविटी बहुत सारी होती है, यहाँ पे आज अपने को पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी इक्विटी शेयर्स आपने किसी को बेचे या किसी ने खरीदे है, बराबर ना? तो वो में कुछ चेंज भी हुआ है, तो वो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, बराबर ना? यस, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, और कोई भी नोट्स जो आपको लग रहा है कि ये मेरे को अटैच करना पड़ेगा, तो वो आप नोट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होंगे। ठीक है, यस, सुनना है यहाँ पे।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होंगे, पहला बैलेंस शीट, सेकंड कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कंपनी एनपीओ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, थर्ड कौन सा कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड द फोर्थ वन इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट या नोट्स टू अकाउंट, बराबर ना, यस और नो। उसके बाद में क्या बोला कि अगर कोई भी चेंज इन इक्विटी है, यानी कोई भी इक्विटी का प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, शेयर होल्डर चेंज हो रहा है, तो वो आपको डिटेल देना पड़ेगा। बट उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी कंपनी जो कौन सी है, 1% कंपनी, कौन सी है, 1% कंपनी, तो उन्होंने क्या बोला कि इन दैट केस कंपनी को कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है, यस। यानी अगर कंपनी कौन सी रहेगी, 1% कंपनी, तो कंपनी के पास से एक चीज हट जाएगा, कौन सा, ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है, यस और नो। बाकी कंपनी को बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ थियरी के नहीं आते, बट इन केस आता है कि व्हाट इज मीन बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अपने को वो लिखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, सेकंड कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ एनपीओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अ चेंज इन इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट, यस और नो। अभी सुनना है यहाँ पे, आगे कोई भी चीज है वो आपको खाली, अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो स्पेसिफिक एक्ट के थ्रू क्या होती है, ऑपरेट होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि अपना कंपनीज एक्ट 2013 है, जो कॉमन है, हर कंपनी के लिए वो एप्लीकेबल होता है। बट अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके लिए स्पेसिफिक एक्ट बनाया हुआ है। यानी आपको अगर बैलेंस शीट बनाना है तो आपको कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करना है, आपको वो स्पेसिफिक एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसी कंपनियां हैं तो उनको वो एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है तो उनको इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना पड़ता है, बैंकिंग कंपनी को बैंकिंग एक्ट, यानी इनका बैलेंस शीट बनेगा बट कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं। ये जो एक्ट बोलेंगे, स्पेसिफिक एक्ट बोलेंगे, जो पर्टिकुलर एक्ट बोलेंगे, उसके हिसाब से उनका बैलेंस शीट बनेगा। एनी कंपनी एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी पावर वाली कंपनी है, पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी, वो वाली कंपनियां पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉलो करेगी और उसके हिसाब से क्या बनाएगी, वो अपना बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, ठीक है। और कोई भी कंपनी जो अगर गवर्नमेंट अपने को नोटिफाइड करती है, तो अभी तक 3 कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कैसे बनाते हैं इनका स्टेटमेंट, ये तुम लोग सीए इंटर में सीखोगे, ठीक है, यस। उसके बाद में हम लोग आते हैं, ये तुमको एक बार खाली देखना है, यस, क्या क्या आता है, ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, तो ये आपको एक बार क्या करना है, उसको गो थ्रू करना है, ठीक है, यस और नो। तो होप सो आपको ये समझा रहेगा कि कंपनीज का अपना थ्योरी पार्ट, तो आपको ये एक बार गो थ्रू करना है कि सर होता क्या, और आपको कंपनी का ये थ्योरी पार्ट है, एक ही बार देख लो, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के टाइम पे बाद वापिस आप एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इसको ज्यादा नहीं पूछा जाता। हाँ, सीएस वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, सीएस वालों के लिए उनको ये चीज बार बार देखना पड़ेगा, अच्छे से उनको याद करना है। कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी इसका डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आपका डाउट का, आपका बतौर डाउट का रिप्लाई आएगा, आप वो रिप्लाई को समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको है कि आप इसको एक बार रिवाइज कर लो, कुछ भी डाउट है कि सर नहीं समझा, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो होप सो आपको ये समझा रहेगा, आपने अच्छे से उसको सुना भी रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा तो वहाँ पे कुछ थ्योरी पार्ट है इशू ऑफ शेयर्स के रिलेटेड, तो वहाँ पे हम वो थ्योरी पार्ट में छोटा सा पार्ट रहेगा, आपका आधे घंटे का सेशन रहेगा। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे सर, कि जो आधे घंटे का सेशन है वो हम लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जितना आपका कंपनीज अकाउंट पढ़ा है मैंने, वो आप एक बार मॉड्यूल के थ्रू रिवाइज, मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है सब रिवाइज कर दो, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यस। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है, यस।